सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। सो ये आवर इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। सो अगर से आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही ऊपर आप लोग आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। वहां पर इस चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको ये दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। आप लोग वहां पे सीरीज में देख सकते हो, ठीक है। ये लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद इस चैप्टर का जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है और जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन वीडियो आएगा, ठीक है। तो एनीवेज चलिए हम लोग आज का लेक्चर अब अपना स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का मैं जो भी चीज पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूं उसको यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिकैप रिवीजन दे रहा हूं, जिससे आप लोग रिलेट कर पाओ कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये इन्वायरमेंट क्या होता है। तो जो भी हम लोग के पास है वो हम लोग का इन्वायरमेंट है, जो भी चीज हम लोग को सराउंड कर रहा है। इसमें लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे दोनों। जैसे हम लोग के आसपास हम लोग घर देखते हैं, बेंच देखते हैं, टेबल देखते हैं, ये क्या हो गया, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए। हम लोग के आसपास प्लांट्स होता है, ये क्या हो गया, एनिमल्स होता है, ये क्या हो गया, लिविंग कंपोनेंट्स। तो दोनों मिलके हम लोग को सराउंड करते हैं, ये हम लोग का इन्वायरमेंट है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था what happens when we add our waste to the environment। आखिर क्या होता है जब हम लोग अपना वेस्ट जो है इन्वायरमेंट में ऐड कर देते हैं, यानी कि डाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसका बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट है। इसको समझने के लिए हम लोगों ने पहले वेस्टेज के टाइप को देखा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हाँ, ये वेस्टेज जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं ये तो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, और इनका हम लोगों ने हार्मफुल इफेक्ट देखा था, क्या इन्वायरमेंट को ये कैसे खराब करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने इकोसिस्टम को समझा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी लिविंग ऑर्गेन यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स और जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर कि जो भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक इकोसिस्टम फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोगों ने इकोसिस्टम को समझा था। इसमें लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों आ जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसमें समझा था कि एग्जांपल से ये जो प्लांट है ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, सॉइल से ये लेता है न्यूट्रिएंट्स को, और सनलाइट से लेता है, अपना सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाता है। तो ये प्लांट बेसिकली एबायोटिक फैक्टर का यूज करके फूड बनाया। फिर इस प्लांट को फर्दर डियर खा लेता है, ठीक। उस डियर को कौन खा लेता है, टाइगर खा लेता है। तो ये हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और यही इकोसिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था उसके अंदर ये इकोसिस्टम जो है कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है और एक मैनमेड इकोसिस्टम होता है। उसके डिफरेंट हम लोगों ने एग्जांपल को समझा। उसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें था एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा और बायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ा था, ठीक। इस बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं, सारे लिविंग बींग्स, और जो एबायोटिक कंपोनेंट है इसमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। नॉन लिविंग जैसे कि विंड हो गया, एयर हो गया, इसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई कर दिया था क्या चीज में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स में, ठीक है। तो चलिए अब यहां तक हम लोगों ने तो पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब आज देख लेते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। सो टॉपिक्स कवर इन दिस लेक्चर। तो आखिर आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग फूड चेन के बारे में समझेंगे, फूड वेब के बारे में समझेंगे, ट्रॉफिक लेवल, फ्लो ऑफ एनर्जी, 10% लॉ, ये चीज के बारे में समझेंगे, और बायो एक्यूमुलेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये 10% लॉ जो है, और ये जो बायोलॉजिकल ये मैग्निफिकेशन है, भी हाई क्वेश्चन है एग्जाम में, ये आएगा 100% आएगा। इन दोनों टॉपिक में से कोई एक ना एक टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग ये देख लेना इस बार के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग का जो है एक्टिविटी जो हम लोग का है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, या फिर इन्वायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मेनली टू चीज के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं। पहला जो है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। ये ओजोन एक लेयर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है।
उसके बाद ये कैसे कमजोर हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, और इसके क्या उपाय हैं कि जिसके इसके डिप्लीशन से बचा जा सके, इसको रोका जा सके। उसके बाद हम लोग लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस और वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो भी हम लोग गार्बेज या वेस्ट हम लोग जो प्रोड्यूस कर देते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक, तो इसमें हम लोग बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे वेस्ट डिस्पोजल का या गार्बेज डिस्पोजल का, जिसमें 6 मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए हम लोग आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। सो फूड चेन, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, ठीक है, फूड के लिए। जैसे कि ये जो ग्रासेज है ये क्या प्रोड्यूसर है, और ये क्या डियर कंज्यूमर है। ये प्रोड्यूसर यानी कि ये ग्रासेस को डियर खा लेगा, और फिर इस डियर को क्या खा लेगा, टाइगर खा लेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सीक्वेंस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो इसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। इसको अदर वर्ड में हम लोग कहें तो फूड चेन इज ए सीक्वेंशियल प्रोसेस विच रिप्रेजेंट्स हु इट्स whom। ये फूड चेन जो है, इसको अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो कि हम लोग को बताता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि कौन ऑर्गेनिज्म किसको खाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो एक फूड चेन जो देखो, एक फूड चेन जो है ना डिफरेंट जगह का डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही फूड चेन हो। ग्रासलैंड का अलग फूड चेन होता है, एक्वेटिक लाइफ का अलग फूड चेन होता है। तो ये चीज आप लोग क्लियर रखना अपने माइंड में। ठीक, तो हम लोग एक फूड चेन देखते हैं ग्रासलैंड का। ठीक, तो ग्रासलैंड में क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रास होगा। तो पहले देखो वो ग्रास होता है जो कि प्रोड्यूसर होता है, उस प्रोड्यूसर को क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है। फिर उस इंसेक्ट को क्या खाता है, फ्रॉग खाता है। फिर उस फ्रॉग को क्या खाता है, स्नैक खाता है। और फिर उस स्नैक को क्या खा लेता है, ईगल खा लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक फूड चेन हो गया। क्यों एक फूड चेन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस में दिख रहा है कि कौन ऑर्गेनिज्म जो है किसको खा रहा है। ठीक, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसमें दिखाया गया है 3 डिफरेंट फूड चेन्स को। ठीक, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो ए नंबर फिगर है उसमें फूड चेन दिखाया गया फॉरेस्ट का फूड चेन। तो फॉरेस्ट में जैसा कि हम लोग जानते हैं बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। ठीक, इन ट्रीज को क्या खा लेता है, ये डियर खा लेता है, और इस डियर को कौन खा लेता है, टाइगर खा लेता है। ठीक है, बी नंबर जो फिगर है उसमें बताया गया फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ये क्या है, ग्रासेज है। ये ग्रासेज को क्या खा लिया, इंसेक्ट खा लिया। इस इंसेक्ट को क्या खा लिया, फ्रॉग खा लिया। इस फ्रॉग को क्या खा लिया, स्नेक खा लिया। और इस स्नेक को क्या खा लिया, ईगल ने खा लिया। ठीक है, उसका सी नंबर में जो है वो फूड चेन दिया गया है पॉन्ड के अंदर जो है फूड चेन कैसा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। उसको क्या खा लेता है, ये स्कॉर्पियन। ठीक, उस स्कॉर्पियन को ये फिश खा लेता है। उस फिश को ये बर्ड है वो खा लेता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फूड चेन को अच्छे से समझा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है फूड वेब। अब देखिए फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, ये चीज आप लोग एकदम क्लियर करके रखना। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। अब ये जो फूड चेन हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था, पिछले टॉपिक में, ये इसका जो लेंथ है या कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। ऐसा थोड़े कि ये जो हम लोगों ने उसमें एग्जांपल लिखा था कि ग्रास को क्या खा रहा था, ग्रास सोपर खा रहा था। क्या ऐसा जरूरी है कि उसको ग्रास सोपर ही सिर्फ खाता हो, उसको डियर भी तो खाता है। तो इसीलिए ये जो फूड चेन का लेंथ है वो वैरी करता है। वो तो ग्रास सोपर ही सिर्फ ठेका तो लेके नहीं रखा है कि सिर्फ ग्रास को, हाँ भाई ग्रास सोपर ही खाएंगे, डियर नहीं खाएगा, गोट नहीं खाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये फूड चेन का जो लेंथ है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो वैरी करते रहता है। ठीक, तो फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स वेयर ऑल फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। ये जो फूड वेब होता है यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो फूड चेन्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, ये चीज आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। इन दिस ईच ऑर्गेनिज्म ईटेन बाय मोर अदर ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न ईटेन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। ये फूड वेब में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खाते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खाते हैं। बेसिकली फूड चेन में क्या था, एक हम लोगों ने एक सीक्वेंस पढ़ा था। ठीक, जिसमें हम लोगों ने देखा कौन ऑर्गेनिज्म किसको खाता है। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, बहुत सारे जो है फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो,
ये जो माउस है, ये रैबिट है, ये दोनों इस ग्रास को खा रहा है, ठीक। और ये गोट भी खा रहा है इस ग्रास को। तो ये क्या हुआ, ये ग्रास जो है इसको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खाएं। उसी तरह ये गोट जो है, इस गोट को लायन भी खा सकता है, जैकल भी खा सकता है, विल्ड कैट भी खा सकता है, ठीक। उसी तरह यहाँ पर ये जो स्नेक है, इसको आउल भी ये खा सकता है, और ये जो ईगल है या फिर काइट, ये भी खा सकता है इसको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पर बहुत सारे जो फूड चेन है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये फूड वेब भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग का है अब ट्रॉफिक लेवल। ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो, हम लोगों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने फूड चेन में क्या देखा था, ये फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। फूड चेन में आप बताओ क्या होता है, ये ग्रासेज होते हैं जो कि प्रोड्यूसर होते हैं, इन पर ये सारे कंज्यूम करते हैं, ये सारे कंज्यूमर्स होते हैं। ये चीज हम लोगों ने अच्छे से क्लियर किया था, ठीक। द वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन at which transfer of food or energy takes place called ट्रॉफिक लेवल। जो भी जो ये स्टेप होते हैं फूड चेन में, जहां पर ट्रांसफर होता है फूड का या एनर्जी का, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। मैं इस ये डायग्राम में आपको समझाता हूँ, एकदम आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, ये फ्लावर है, ठीक है, या फिर मान लो लेट से कि ये ग्रास है, ठीक है। ये ग्रास है, इसको फ्लावर को कट करो, ये क्या है, ग्रास। इस ग्रास को क्या खाया, कैटल फिलर। कैटल पिलर इस ग्लास को खाया तो इसको क्या मिला, फूड, और फूड से एनर्जी मिला। फिर इस कैटल पिलर को ये फ्रॉग ने खाया, ये फ्रॉग ने खाया तो इसको क्या मिला, उससे एनर्जी मिला। तो ये एक स्टेप हो गया, ये एक स्टेप हो गया, ये एक स्टेप हो गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये ग्रास एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ठीक। उस ग्रास को क्या खाया, ये कैटल पिलर खाया, जो कि एक इंसेक्ट हम लोग कह सकते हैं, वो एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। उसका फ्रॉग एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये स्नैक एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये आउल एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। यानी कि जो भी स्टेप्स होते हैं, वेरियस स्टेप जो होते हैं फूड चेन में, जहां पे फूड का ट्रांसफर या फिर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यूजुअली जो है ना, एक फूड चेन है वो 3 से बस 4 ट्रॉफिक लेवल को कंटेन करता है, क्योंकि उसके बाद उसका एनर्जी जो है 0 के बराबर हो जाता है। यानी कि ये जो फूड चेन हम लोग ये देख रहे हैं, ये ग्रासलैंड का एक फूड चेन है, ठीक है। इसमें देखो, ये एक ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा जो है ये आउल है, ठीक है। अब इस आउल को बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलेगा, यहां से जो एनर्जी जो है इधर डिक्रीज होते जाता है। ये क्यों डिक्रीज होता है मैं आगे पढ़ाऊंगा, फ्लो ऑफ एनर्जी एक टॉपिक है, उसमें आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज, अब ये जो ट्रॉफिक लेवल है इसको हम लोग पिरामिड्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पिरामिड बना के रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अब सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल पे जो है ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। हम लोग सबको जानते हैं फूड चेन में प्रोड्यूसर, आज हम लोग के पास अर्थ पे सबसे ज्यादा प्लांट्स हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, एज कंपेयर टू टाइगर्स, लायंस, ठीक है। तो सबसे नीचे जो है होते हैं ट्रॉफिक लेवल पे वो होते हैं प्रोड्यूसर, उसके ऊपर जो होते हैं कंज्यूमर्स, और लास्टली जो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। ये देखो एक पिरामिड है, पिरामिड में हम लोगों ने नीचे दिखाया प्रोड्यूसर को, उसके ऊपर हम लोगों ने दिखाया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्सरी कंज्यूमर, और इसके ऊपर हम लोग एक और बना के डिकम्पोजर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तीनों जो है ये कंज्यूमर्स ही हैं, इनको कंज्यूमर्स को क्लासिफाई कर दिया। मैं आगे बता देता हूं, ये यहीं पर ऐसे आप लोग समझ लो। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स आ जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जो है स्मॉल कार्निवोर्स आ जाते हैं, जैसे कि स्मॉल और ओमनीवोर्स आ जाते हैं, और टर्सरी में टॉप कार्निवोर आते हैं, ठीक है। मैं आगे के स्लाइड में इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो देखो ये हम लोग का फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, जिसमें सारे प्रोड्यूसर आ जाते हैं, जिसमें प्लांट आ जाते हैं। और सेकंड जो होता है ट्रॉफिक लेवल होता है, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि उसमें गोट आ जाता है, ये गिलहरी आ जाता है, ये बर्ड आ जाता है, ये रैबिट आ जाता है। उसका जो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है, जिसमें क्या आता है स्मॉल कार्निवोर और ओमनीवोर्स आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। और जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें जो है टर्सरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, जैसे कि लायन, कार्निवर्स, और कुछ ओमनीवर्स इसमें भी आ जाते हैं। दोनों में ओमनीवर्स बेसिकली आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग का क्लियर हो गया होगा। पहला जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें क्या आता है सारा प्रोड्यूसर, उसके बाद जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो कि होता है सेकंड ट्रॉफिक लेवल, इसमें सारे हॉर्बीवोर्स आ जाते हैं। उसके बाद जो होता है थर्ड जो होता है ट्रॉफिक लेवल होता है, जिसके अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर सारे आ जाते हैं,
और जो आखिरी जो होता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, उसमें क्या आ जाते हैं, आखिरी लेट से इसको आखिरी नहीं कह सकते, लेकिन जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं और ऑमनिवोर्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग डिकम्पोजर भी बना सकते हैं, जो कि हो जाएगा हम लोग का फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। तो आई होप आपको ये ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस आपको इसको इस तरह से समझना है कि जो भी वेरियस स्टेप्स होते हैं फूड चेन में, जहाँ पे फूड का ट्रांसफर होता है, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को खा गया खरगोश, रैबिट, ठीक, तो ये एक पहला ट्रॉफिक लेवल है, ये एक दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, ये तीसरा, ये चौथा। क्यों? क्योंकि इसको ये खाएगा, ठीक, ये एक पहला ट्रॉफिक लेवल, ये इसका फूड का ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा, ठीक, ये जो प्रोड्यूसर है प्लांट से, इसको रैबिट खाएगा, यहाँ पे फूड का ट्रांसफर हुआ, तो ये एक ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग को करना है फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो दो इंटरेक्शंस अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी। और हम लोगों ने पढ़ा ये इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म थे या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स थे, वो आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे थे, या फिर उसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों आ जाता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि सनलाइट का यूज करके और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स जो कि दोनों एबायोटिक कंपोनेंट्स है, उनको यूज करके फूड बना रहा था, ठीक। तो यहाँ पर ये एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहा था, ठीक, और इस प्रोड्यूसर को फिर कंज्यूमर खा जा रहा था, जैसे ये ग्रास था तो इसको गोट खा जा रहा था, ठीक। तो ये जब भी इन्वायरमेंट के जो हैं ये ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। अब ये गोट जो है इस ग्रास को खा रहा है तो उसको फूड मिल रहा है, उस फूड के थ्रू उसको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। एक्चुअली में तो वो एनर्जी के लिए ही ना खा रहा है। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज ए फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। और ये हम लोग सबको ही जानते हैं कि फूड जो हम लोग खाते हैं वो एक्ट करता है एनर्जी की तरह, फ्यूल की तरह, जो कि हम लोग के बॉडी को एनर्जी देता है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक। द फ्लो ऑफ एनर्जी between various components of environment has extensively studied and it has been found that, जब हम लोगों ने इस फ्लो ऑफ एनर्जी को साइंटिस्ट लोगों ने जब पढ़ा तो उन्होंने पाया कि ये एनर्जी जो है इन्वायरमेंट में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे जाता है, कैसे इसका ट्रांसफर होता है। यानी कि बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, जैसे कि ये मान लो ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ठीक, इसको किसने खाया, किसने खाया बताओ, गोट ने खाया, ठीक। और ये प्लांट जो है ये अपना फूड कैसे बनाया था, सनलाइट से बनाया था। तो ये सनलाइट से इस ये प्रोड्यूसर को कैसे एनर्जी का फ्लो हुआ, फिर इस प्रोड्यूसर जो है जैसे कि ग्रास है, इसको गोट ने खाया, ये कैसे इसका मतलब फूड का या एनर्जी का फ्लो हुआ, उसको जब साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया तो क्या पाया उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं सिर्फ 1% एनर्जी सनलाइट का, जो उनके ऊपर पड़ता है उनके लीफ पे। यानी कि सनलाइट का जितना भी लाइट पड़ता है, सनलाइट उनके लीफ पे, प्रोड्यूसर के लीफ पे, उसका सिर्फ वो लोग 1% मतलब कि एनर्जी यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद प्लांट्स जो हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वहां पर क्या मिल रहा था, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स का यूज करके प्लांट्स क्या बना रहे थे, फूड बना रहे थे, ठीक। अब यहाँ पर वो लाइट एनर्जी को वो क्या कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में थ्रू द फोटोसिंथेसिस। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में उसके फॉर्म में, ठीक। अब क्या होता है, जो 90% जो एनर्जी है, अब मान लो ये प्लांट ने सनलाइट का जो एनर्जी था उसको यूज किया और अपना फूड बनाया, तो एनर्जी इसके पास 100% था, ठीक। अब उसमें से ये क्या होता है, 90% जो एनर्जी है वो प्लांट खुद यूज कर जाते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को करने में। जैसे कि उसमें उनका जो है सारा प्रोसेस आ गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, जो भी चीज़ है उनका जो भी फंक्शन है, मतलब कि प्लांट का जो भी लाइफ प्रोसेस है, फंक्शन है, उसमें ये 90% एनर्जी कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक। सिर्फ एन एवरेज 10% जो एनर्जी है उसके अंदर, प्लांट के अंदर जो है स्टोर रहता है हर्बीवोर्स के लिए। अब उस प्लांट को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स, तो उसको सिर्फ उस प्लांट का 10% एनर्जी मिलेगा, तो 90% एनर्जी वो प्लांट खुद कंज्यूम कर लेता है, ठीक। व्हेन प्लांट्स आर ईटेन अप बाय हर्बीवोर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट्स ट्रांसफर टू दिस हर्बीवोर्स। अब प्लांट को जो है ये हर्बीवोर्स खा रहा है तो उसके अंदर ये 10% एनर्जी आ गया, ठीक। अब क्या होगा, दिस एनिमल हर्बीवोर्स
यूटिलाइज 90% ऑफ द एनर्जी। अब उस 10% जो एनर्जी था वो मान लो उसके अंदर 100% है, मान लो 100% है। अब उसमें से वो डन में से क्या करेगा, उसमें से भी वो 10% जो है एनर्जी को यूज कर लेगा, ठीक है, सॉरी 90% एनर्जी को यूज कर लेगा अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में, और फिर उसका 10% उसके अंदर बचेगा और जो कि कार्निवोर्स उसको ले लेगा। अब कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाएगा और जो उसके अंदर 10% जो एनर्जी बचा था, स्टोर था, वो मिल जाएगा कार्निवोर्स को, और ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे चलते रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर सिमिलरली रिपीटेड विथ कार्निवोर्स। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, इनिशियल में प्लांट ने जो था वो एनर्जी उसके पास 100% आया, ठीक है, 100% आया। अब क्या किया, वो प्लांट जो है 90% एनर्जी जो है यूज कर लिया अपने लाइफ प्रोसेस में, 10% को स्टोर किया। उस 10% को हार्बीवोर्स ने ले लिया, खा लिया, कंज्यूम कर लिया। तो उस 10% का 100% जो 90% जो है वो क्या होता है, वो अब हार्बीवोर्स अपने लाइफ प्रोसेस में यूज कर लेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, वो जो फिर 10% उस हार्बीवोर्स के अंदर स्टोर होगा। अब कार्निवोर्स उस हार्बीवोर्स को खाएगा तो वो एनर्जी उसमें चला जाएगा, ठीक। अब उस एनर्जी में भी क्या होगा, कार्निवोर्स 90% अपने लाइफ प्रोसेस में यूज कर लेगा और 10% ही जो है एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहेगा, जो कि फर्दर आगे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% जो एनर्जी है वो स्टोर हो रहा है इस ट्रॉफिक लेवल पे, 10% जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि ये प्लांट है, ये एक ट्रॉफिक लेवल, ये गोट है, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल, ये लेट से कि ये लाइन है, तीसरा ट्रॉफिक लेवल। इस जब जो प्लांट है इसको कंज्यूम करेगा ये गोट, तो सिर्फ 10% एनर्जी इसके अंदर आएगा। फिर इस गोट को कंज्यूम करेगा तो प्लांट का जो एनर्जी कंज्यूम किया था उसका सिर्फ 10% इसके अंदर आएगा, ठीक है। जैसे कि इसको मैं आगे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोग लेक्चर स्किप मत करना, आगे के एग्जांपल से अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो ये 10% लॉ में पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल ये समझा देता हूँ आपको, ठीक है। सपोज करो कि जो 10,000 जूल जो है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सनलाइट से जो है 10,000 जूल का एनर्जी जो है प्लांट के लिप्स पे फॉल किया, ठीक है, गिरा, ठीक। अब हम लोग जानते हैं, ये पाया गया था स्टडीज में कि 1% एनर्जी सिर्फ प्लांट यूज करता है अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका 1% 10,000 का क्या हो गया, आप बताओ, 100 जूल हो गया, ठीक है। 100 जूल यानी कि प्लांट के अंदर एनर्जी आएगा, ठीक है। अब उस एनर्जी में हम लोग जानते हैं वो 90% यूज कर जाएगा अपने लाइफ प्रोसेस में, ठीक है, 90% यूज कर लिया, यानी उसके अंदर स्टोर बचा 10%, यानी कि 10 जूल जो है एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुआ, ठीक। अब उस एनर्जी को, अब उस प्रोड्यूसर को खा लेगा कंज्यूमर। जैसे कि मान लो ये ग्रास था प्रोड्यूसर, तो उसको कौन खा लिया, आके गोट खा लिया, ठीक। अब उस गोट के अंदर ये 10 जूल एनर्जी आया। अब उस 10 जूल एनर्जी में 90% वो अपने लाइफ प्रोसेस में खत्म कर देगा, तो उसके अंदर कितना जूल एनर्जी स्टोर हुआ, 1 जूल। अब ये 1 जूल जो है फिर फर्दर उस गोट को मान लो लायन ने खाया, तो उस लायन के अंदर बस 1 जूल जो है एनर्जी आएगा। अब उस 1 जूल का वो 90% एनर्जी जो है अपने लाइफ प्रोसेस में कंज्यूम कर जाएगा, और समझो 0.1 जूल जो एनर्जी है उसके अंदर स्टोर होगा, जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगा। तो यही एक रीजन है। सो देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो खत्म होते जाता है फूड चेन में, मतलब कि घटते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। इसी के कारण जो है फूड चेन जनरली 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल का होता है, क्योंकि इसके बाद जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो 0.1 जूल हो गया था, तो ऑलमोस्ट नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, और उसके वजह से ही ये जो ट्रॉफिक लेवल होता है 3 से 4 ही तक होता है, ठीक है। अब 10% लॉ क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा कि 10% जो एनर्जी है स्टोर हो जाता है, मतलब कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी। जैसे ये प्लांट है, ठीक, इसके अंदर 100% एनर्जी था, सनलाइट का यूज करके इसने बना लिया। अब इसमें 90% यही यूज कर लेता है, सिर्फ 10% जो है ये गोट मान लो ये है कंज्यूमर, तो इसको कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक में सिर्फ 10% जा रहा है। फिर इस गोट को आगे कार्निवोर जो कंज्यूम करेगा, तो इसका भी ये 90% यूज कर लेगा, और सिर्फ 10% ही यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर, only 10% is available for next trophic level and 90% energy is used by the organism to performing their life process। यानी कि
10% जो लॉ है उसमें क्या होता है, 10% जो एनर्जी है बस वही अवेलेबल होता है एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने के लिए। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ट्रॉफिक लेवल और ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है 10% लॉ है, इसको आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग रिपीट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। मैं फोकस होकर आपको कह रहा हूं क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल क्या है, एक बार में समझ जाओगे, इजी है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। और ये 10% लॉ, ये वीवीआई है, इसको अच्छे से समझ लेना। ये डेफिनेशन जो है इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना होगा, ये याद रखना आप लोग। ऐसे आपको समझ में आ गया तो अपने मन से लिख देना। अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी। अब जैसे हम लोगों ने फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ा था, कैसे जो है वेरियस ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में किसी। अब यहाँ पर एक चीज ये भी जान लो, ये जो फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है किसी भी फूड चेन में। जैसे कि ये सनलाइट जो है, इससे जो एनर्जी का यूज करके प्रोड्यूसर ने फूड बनाया, वो एनर्जी फिर सनलाइट के पास वापस नहीं जाएगा। और ये प्रोड्यूसर को जब ये हार्बीवोर्स ने खा लिया, यानी कि कंज्यूमर ने खा लिया, तो वो एनर्जी हार्बीवोर से फिर ये प्रोड्यूसर तक नहीं आएगा। वही चीज यहाँ पे है, द एनर्जी दैट इज कैप्चर बाय ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट और कम बैक टू द सोलर इनपुट और सनलाइट। यानी कि जो भी एनर्जी जो कैप्चर कर लिया ऑटोट्रॉफ सनलाइट का यूज करके, वो एनर्जी फिर सनलाइट को नहीं जा सकता है, सन को नहीं जा सकता है। एंड ऑल्सो द एनर्जी विच पास टू द हार्बीवोर्स डज नॉट कम बैक और रिवर्ट टू ऑटोट्रॉफ। और जो हार्बीवोर्स ऑटोट्रॉफ को खा लिए और एनर्जी उससे ले लिए, वो एनर्जी फिर वो ऑटोट्रॉफ तक नहीं जा सकता है, ठीक। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर प्रीवियस ईयर। एज ये जो एनर्जी है ये आगे की ओर बढ़ते जाता है ट्रॉफिक लेवल में, ये पहले वाले ट्रॉफिक के लिए लेवल के लिए बचा नहीं रहता है, अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक। ये आगे बढ़ते रहता है और ये प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे आगे। सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये भी टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% लॉ, ट्रॉफिक लेवल, फ्लो ऑफ एनर्जी और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये तीनों टॉपिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। व्हेन वी यूज सेवरल पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। जब भी हम लोग, जैसे कि हम लोग का फसल होता है, क्रॉप्स होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, ठीक है। क्यों डालते हैं, क्योंकि उस जो फसल है हम लोग का उसमें इंसेक्ट ना लगे, उसको डिजीज ना हो। तो जैसे ये ह्यूमन है, इस पे पेस्टिसाइड ला के डाल दिया। अब क्या होता है, ये जो पेस्टिसाइड है इस पे डाला, तो जब इस पे पानी हम लोग डालते हैं तो वो पेस्टिसाइड जो है इससे बह के उस सॉइल में चला जाता है। उसी तरह ये जो अगर एक्वेटिक प्लांट्स है, इस पे भी अगर हम लोगों ने पेस्टिसाइड डाला तो फिर इसमें जब पानी चलेगा या फिर कुछ भी होगा तो ये इस पे से आके पानी में आके मिल जाएगा, ठीक है, वाटर बॉडीज में चला जाएगा। यानी कि दिस केमिकल्स आइदर वॉश डाउन इनटू सॉइल इनटू एंड वाटर बॉडीज। यानी कि अब जब ये केमिकल्स होते हैं, ये जब वॉश डाउन होते हैं तो ये सॉइल में चले जाते हैं और कुछ वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फसल के आसपास वाटर बॉडीज होता है, तो इसी के जो सॉइल के थ्रू जो ही है कुछ पेस्टिसाइड इस वाटर बॉडीज में भी चले जाते हैं। ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उस पर भी अगर हम लोग पेस्टिसाइड डालते हैं तो उसके थ्रू भी वाटर बॉडीज में जाते हैं। अब क्या होता है, ये जो सॉइल के जो होते हैं, ये जो पेस्टिसाइड जो हम लोग डाले थे फसल में, वो तो चले गए थे सॉइल में। अब सॉइल के अंदर ही जाते हैं तो ये इसी पेस्टिसाइड को एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट और वाटर और मिनरल के साथ। अब इस सॉइल के अंदर क्या है, वाटर और मिनरल है। अब जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो उसमें पेस्टिसाइड भी जाके चला गया था, तो वो भी प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये कुछ वाटर बॉडीज में ये पेस्टिसाइड आ गए हैं, तो ये पेस्टिसाइड उसी तरह ये वाटर बॉडीज के जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें चले जाते हैं, और साथ ही उसके अंदर ये जैसे फिशेज है इसके अंदर भी वो पेस्टिसाइड चले जाते हैं। तो दिस इज द वेज इन विच दे इंटर टू द फूड चेन। अब यही कारण है जिसके वजह से जो है कोई भी हार्मफुल केमिकल वो फूड चेन में इंटर कर लेता है। अब देखो इंटर कर लिया, एज दिस केमिकल्स आर नॉन डिग्रेडेबल। ये जो केमिकल्स होते हैं नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। जैसे कि ये हम लोगों ने पेस्टिसाइड डाला सॉइल में, और सॉइल के द्वारा मिनरल्स के साथ, वाटर के साथ इस प्लांट ने जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो होगा क्या,
ये जो डिग्रेड नहीं होते हैं, क्योंकि इस प्लांट के अंदर वैसा एंजाइम नहीं होता है जो कि इसको डिकम्पोज कर सके। तो सिंपली ये जो है प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, ये चीज कंसीडर करना आप लोग। उसी तरह ये जो एक्वेटिक लाइफ है, इसमें एक्वेटिक प्लांट के अंदर वो केमिकल्स आके एक्यूमुलेट हो गया, ये इसके बाहर इसके अंदर ये डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। जब किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्मफुल केमिकल आके एक्यूमुलेट हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन या बायो एक्यूमुलेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। And the increase in concentration of harmful chemical substances like pesticide in the body of living organism at each trophic level of a food chain is called biological magnification। अब देखो क्या होता है, ये प्लांट के अंदर वो पेस्टिसाइड आके एक्यूमुलेट हुआ, क्यों रुक गया, डिग्रेड नहीं हुआ क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं था, इस प्लांट के अंदर आके रुका। अब इस प्लांट को जो है ये डियर ने खाया। अब ये प्लांट जो है या फिर ये ग्रास जो है या फिर ये जो फसल जो है, जरूरी है कि ये एक ही फसल को ये खाएगा, ये डियर नहीं बहुत सारे फसल को खाएगा। जैसे कि मान लो इस एक ग्रास के दाना में एक बूंद वो केमिकल था, ठीक, तो वैसे मान लो ये 20 को खा लिया, 20 ग्रासेस को खा लिया, तो 20 ग्रासेस को खा लिया तो इसके अंदर 20 ड्रॉप जो है वो केमिकल आ गया। मैं ये एग्जांपल से समझा रहा हूँ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को, ठीक। अब ये जो लायन है ये जरूरी थोड़े है कि एक ही डियर को खाएगा, ये बहुत सारे डियर को, लेट से ये 2 डियर को खाया। अब वो केमिकल ये डियर के अंदर भी डिग्रेड नहीं होगा क्योंकि वो डिग्रेडेबल तो है नहीं। अब क्या होगा, 2 डियर को ही लायन ने खा लिया, तो इसके अंदर क्या होगा, वो 4 बूंद वो केमिकल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ईच ट्रॉफिक लेवल पे ये जो केमिकल है, हार्मफुल जो सब्सटेंस है, पेस्टिसाइड जो है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गया होगा। बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, सिर्फ वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आके एक्यूमुलेट हो गया तो वो एक्यूमुलेशन हो गया। लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन उससे डिफरेंट, ईच ट्रॉफिक लेवल पे उस पेस्टिसाइड, उस हार्मफुल केमिकल का जो अमाउंट है वो मैग्नीफाई होता है, बढ़ते जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो आई होप आपको ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हम लोग का एक्टिविटी जो है कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है या फिर इन्वायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम्स है उनको समझना है, ठीक है। तो चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस। अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस होता है तो वो अफेक्ट हम लोग को करता है, और साथ ही हम लोग का जो भी एक्टिविटी होता है वो इन्वायरमेंट को, हम लोग के आसपास के इन्वायरमेंट को, अराउंड को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। हम लोग का एक्टिविटी जो है इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है, उसी तरह सेम अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो गया तो हम लोग का जो है हेल्थ पे वो गलत असर डालता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस क्लासेज हाउ आवर एक्टिविटीज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। हम लोग बहुत क्लासेस से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग का जो एक्टिविटी है कैसे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, ठीक। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 2 मतलब कि ऐसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। जिसमें पहला जो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, उसके बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा जो है वेस्ट डिस्पोजल और गार्बेज डिस्पोजल, यानी कि जो भी हम लोग का वेस्ट हम लोग डेली एक्टिविटी में प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये टॉपिक को बारी बारी से देखते हैं। तो पहला हम लोग का टॉपिक है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। तो पहला है ये ओजोन लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं, और ये कैसे डिप्लीट होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। ये जो ओजोन लेयर होता है एक ब्लैंकेट होता है जो कि अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए होता है, ठीक है। अब ये कहाँ होता है, तो इट इज प्रेजेंट एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। ये अर्थ के ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है जो कि चारों तरफ से अर्थ को सराउंड करता है, उसके जस्ट ऊपर ये जो होता है ओजोन का एक लेयर होता है, ठीक। इस रीजन को हम लोग कहते हैं, जो लेयर होता है जो अर्थ को सराउंड करता है, उस रीजन को, ओजोन जो है उसको सराउंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस रीजन को जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ओजोनोस्फीयर, ठीक है। ओजोन जो है ये जहरीला होता है, अगर ये जो ऊपर है एटमॉस्फेयर के ऊपर ना है, अगर ये जमीन पे आ जाए तो ये काफी जहरीला होता है, ठीक है, पॉइजनस होता है ग्राउंड लेवल पे।
लेकिन ये जो उतना ऊपर एटमॉस्फेयर पे है, ये क्या करता है एटमॉस्फेयर पे उतना हाई लेवल पे, इट परफॉर्म्स एसेंशियल फंक्शन, ये एक एसेंशियल फंक्शन करता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सरफेस ऑफ अर्थ को फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। अब जो भी ये सनलाइट से जो है हम लोग जानते हैं बहुत सारे रेडिएशन इंटर करता है अर्थ पे, इस पे से जब सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जब इंटर करता है तो ये ओजोन लेयर जो है उसको रोक देता है, उसके सरफेस तक नहीं आने देता है, ये उसके ऊपर ही उसको रिवर्ट बैक कर देता है उस रेडिएशन को, ठीक। तो ये जो रेडिएशन है इसको रोक देता है, तो इस रेडिएशन का बहुत ग्राव मतलब कि बुरा प्रभाव होता है, ये हाईली डैमेजिंग होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग देखें तो ये जो है ह्यूमन बींग्स में स्किन कैंसर आ रहा है, अगर इसका रेडिएशन हम लोग के बॉडी पे पड़ जाए तो हम लोग को स्किन कैंसर हो जा रहा है। अब ये देखो हम लोग के लिए कितना बेनिफिटेड है, तो ये ओजोन लेयर में डिप्लीशन होने लगा, यानी कि इसमें छेद होने लगा, इसके लेयर में कमी आने लगा, उसको बारे में हम लोग चलिए आगे देख लेते हैं। तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ओजोन लेयर को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो ओजोन है ये मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। सो ओजोन जो है इसका केमिकल फार्मूला होता है O3, ठीक। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो कि 3 एटम से मिलके बना होता है ऑक्सीजन के, ठीक। ओजोन इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन की वजह से फॉर्म होता है। जैसे कि ऑक्सीजन क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है वो मॉलिक्यूल में होता है, O2 होता है। जब उस पर ये अल्ट्रा वाले जब रेडिएशन सन से पड़ता है तो ये क्या करता है, और जो O2 मॉलिक्यूल है उसको अलग अलग मतलब कि फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देता है, फ्री ऑक्सीजन एटम्स में, ठीक। जो ये हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन आता है जो सन से आता है वो ब्रेक डाउन कर देता है O2 मॉलिक्यूल्स को इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। फ्री ऑक्सीजन एटम्स में इसको यहाँ पर देखो ब्रेक डाउन कर लिया, ये O2 है, इस पे यूवी पड़ा तो इसको ब्रेक कर दिया फ्री ऑक्सीजन एटम्स में, दो अलग वो अलग आ गए। अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन एटम्स होता है ये कंबाइन कर लेता है O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से और क्या बना देता है ओजोन मॉलिक्यूल। अब जैसे ये O एक फ्री ऑक्सीजन एटम है, ये O2 मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कंबाइन करके O3 मॉलिक्यूल यानी कि ओजोन लेयर बना लेता है। तो ऐसे ओजोन का जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये चीज अब आप लोग को क्लियर हो गया। अब ये कैसे डिप्लीट होता है उसको चलिए हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। जब ओजोन लेयर पतला होने लगे उसी को हम लोग कहते हैं ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। द डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1950। ये हम लोग का अर्थ है, ये जो रीजन ये आप लोग को जो ब्लू वाला दिख रहा है यही जो है यहाँ पर ओजोन का लेयर जो है कुछ मतलब कि 1985 में ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पर ओजोन का लेयर जो है काफी थीन हो गया है, पतला हो गया है, और ये 1985 में देखा गया, ठीक। और इसको टर्म दे दिया गया कि यहाँ पर जो है ओजोन में होल हो गया है, पतला हो गया यानी कि होल हो गया अंटार्कटिका के ऊपर, 1985 में ऐसा ऑब्जर्व किया गया। अब ये क्यों हो गया था वहां पे, तो दिस डिक्रीज वाज लिंक टू द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल। अब ये जब हम लोग सिंथेटिक केमिकल यूज करते हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFCS, जो कि हम लोग फ्रिज में, AC में और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, इसके यूज के वजह से जो है ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया। तब ये केमिकल आके इससे रिएक्ट कर लेता होगा कुछ उस तरह से और इसके कारण इसका डिप्लीशन हो गया था। ये चीज हम लोग को समझ में आ गया ओजोन क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे डिप्लीट होता है। अब इसका प्रिवेंटेशन क्या किया गया कि ये प्रिवेंट हुआ, इसको कंट्रोल में कैसे किया गया, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके प्रिवेंटेशन के लिए यानी कि प्रिवेंटेशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन जो यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम था उसमें क्या हुआ, एक एग्रीमेंट बना जिसमें डिफरेंट जो कंट्रीज थे उनको कहा गया कि आप लोग CFCS मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको नहीं बनाइए, उसके प्रोडक्शन को कम करिए, रोकिए धीरे धीरे, और उसके जगह कुछ और यूज कर लीजिए आप लोग। और उसके बाद से जो है कुछ टाइम के बाद जब सारे कंट्रीज में कंट्रोल कर लिए तो पाया गया कि जो ओजोन का जो डिप्लीशन का जो स्पीड था उसमें डिक्रीजमेंट हो गया था, कमी आ गया था। तो ये एक प्रिवेंटेशन लिया गया जिसके वजह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पे हम लोगों ने कंट्रोल पाया, ठीक। ये चीज हम लोग का एक इन्वायरमेंटल इशू क्लियर हुआ। अब दूसरा हम लोग को देखना है जो भी हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको वेस्ट डिस्पोजल उसको कैसे हम लोग डिस्पोज करेंगे बाहर, ठीक है, जिसके कारण हम लोग का इन्वायरमेंट पे उसका गलत प्रभाव ना पड़े। तो आप कोई भी सिटी विजिट कर लो वहां पर आप लोग को गार्बेज का ढेर है कि वेस्ट का ढेर आप लोग को जरूर दिख जाएगा, ठीक।
या फिर आप वैसा जगह, अगर आप लोग मान लो ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप लोग वैसे जगह पे जरूर जाओ जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट का जहाँ पे इंटरेस्ट हो, वहां पे आप लोग जरूर जो है रैपर देख लेंगे फूड का, वो इधर उधर बिखरा होगा, फेंके हुए होंगे लोग, ठीक। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ हम लोग का लाइफ स्टाइल में, वैसे वैसे हम लोग को सामान का नीड पड़ा, और उस सामान के नीड के वजह से जो है उसका वेस्ट मटेरियल हम लोग ने बहुत सारा जनरेट किया। या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग को डिमांड बढ़ा हम लोग का गुड्स के लिए, तो उसके लिए बहुत सारा इंडस्ट्री आए, इंडस्ट्रीज बना, फैक्ट्री बना, उससे भी जो है बहुत सारा वेस्ट जो है एक्यूमुलेट होने लगा। वही मेन कारण है जिसके वजह से जो है वेस्ट का एक्यूमुलेशन होने लगा। और चेंजिंग इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड मोस्ट ऑफ आवर बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये जो पैकेजिंग है, आप देखते होंगे मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग जो है वो प्लास्टिक के पैकेज में आता है, और इसी के एक मेजर कारण है पैकेजिंग, इसी के वजह से जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अमाउंट बढ़ा। आज चारों तरफ प्लास्टिक का आपको पैकिंग दिखेगा हर चीज में, यही एक मेन रीजन है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको बढ़ावा दे दिया, ठीक। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। यहाँ पर 6 मेथड हैं जिसके वजह से जो भी हम लोग के डेली एक्टिविटीज में जो वेस्टेज होते हैं उसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं, जिससे इन्वायरमेंट को ज्यादा असर ना पड़े, प्रभाव ना पड़े। पहला जो है वो बायोगैस प्लांट है, दूसरा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लैंड फिलिंग्स, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। इसको हम लोग चलिए आगे बारी बारी से समझ लेते हैं और लेक्चर खत्म करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर भी हम लोग का खत्म हो जाएगा। सो मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला होता है बायोगैस गैस प्लांट। इसमें क्या किया जाता है, जो भी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स पील्स हो गए, जो एनिमल के वेस्ट हो जाते हैं, काउडंग्स हो गए, ये सब को क्या किया जाता है बायोगैस प्लांट में डाल दिया जाता है। उससे क्या प्रोड्यूस होता है, उस प्लांट के थ्रू बायोगैस प्रोड्यूस होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में काम आता है। इसको एज आप लोग एलपीजी के गैस में भी बहुत जगह यूज होता है, इसको सीएनजी गैस जैसे कि बाहर में बसेज में भी यूज किया जाता है, और उससे मैन्योर भी प्रोड्यूस होता है, जो कि ऑर्गेनिक खाद होता है, प्योर खाद होता है, आर्टिफिशियल से तो काफी बेटर होता है। ये आपको बायोगैस प्लांट का इमेज दिख गया। यहाँ पर वही जो वेस्टेज होते हैं वेजिटेबल्स के पील्स या काउडंग वगैरह डाला जाता है, इसके अंदर जो है गैस उससे निकलता है, और ये गैस जो है इसके थ्रू बाहर आता है, जो यूज करना है, फ्लेम जलाने में यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज करना है, उसमें यूज होता है। और जो वेस्ट बच जाता है वो स्लज में आ जाता है, और वो स्लज जो है वही मैन्योर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो आता है वो मैन्योर होता है। तो इसके बारे में हम लोग को जानना नहीं है, बस जानो बायोगैस प्लांट क्या होता है। इसमें जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं उसको डाला जाता है, उससे बायोगैस और मैन्योर प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें क्या किया जाता है, जो भी हम लोग का जो बाथ करने के बाद, बर्तन धोने के बाद, जो भी यूटेंसिल्स वॉशेस के बाद जो भी पानी होता है, या फिर जो ड्रेन का वाटर होता है, जो नाली वगैरह का वाटर होता है, ड्रेनेज सिस्टम का वाटर होता है, उसको जो है डायरेक्ट रिवर में छोड़ने से पहले, ये होता है हम लोग का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें भेजा जाए, इसमें उस पानी का कुछ क्लीनिंग कर दिया जाए, तब उसको रिवर में ऐड किया जाए, इससे भी जो है पॉल्यूशन कम होगा। तीसरा जो है लैंड फिलिंग है। इसमें क्या किया जाए, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं उनको, जहाँ पे जैसे हम लोग ये फिगर में देखो, जहाँ पे हम लोग का सब कोई का घर है, उससे काफी दूर पर जो है एक गड्ढा कोड़ दिया जाता है या गड्ढा कर दिया जाता है, ठीक। उसमें जो है बहुत सारे जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं यहाँ पे डाल दिया जाता है, और बुलडोजर इस पे चला के बराबर कर दिया जाता है। अब देखो, इससे भी आप लोग कहेंगे पॉल्यूशन होगा, हाँ होगा, लेकिन इस सिटी में रोड पर इधर उधर फेंकने से बेटर है कि इसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। एज ए हम लोग को नगर पालिका जो होता है हम लोग के, सॉरी नगर परिषद जो होता है हम लोग का, जैसे भी जो भी हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग देखते हैं रोज सुबह में ट्रक गाड़ी आता है, वो लेके जाता है, वो भी यही काम करता है। शहर से बाहर कहीं पे उस तरह का बना होता है, वहां पर ले जाके वो डालते जाता है। आप लोग कभी रोड पे घूमने फिरने जाते हैं हाईवे वगैरह पे, वहां पे आप लोग देखते होंगे वेस्ट इकट्ठा हुए रहता है, तो बेसिकली यही लैंड फिलिंग होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए 3 और जो है वेस्ट डिस्पोजल के मेथड उसको समझते हैं। फोर्थ जो है वो है कंपोस्टिंग। ये लैंड फिलिंग के ही तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं, इसमें बायो जो डिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, उसको एक गड्ढा कोड़ के उसके अंदर डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर एक सॉइल का लेयर चढ़ा दिया जाता है। कुछ मंथ के बाद जो है वो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज या ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं वो मैन्योर में चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ये गड्ढा कोड़े हुए हैं, उसके अंदर वेस्टेज को डाल के उसके ऊपर ये एक सॉइल का लेयर फिल कर रहे हैं। कुछ मंथ बाद देखेंगे जब ये सॉइल का लेयर हटा के तो वो सारे वेस्टेज कन्वर्ट हो गए होंगे
मैन्योर में, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे होता है रिसाइकलिंग। इसमें क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होता है, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक हो गया, उसको दे दिया जाता है कंपनी को, वो फिर उसको रिसाइकल करके न्यू आइटम उससे बना देता है। इससे भी काफी हद तक पॉल्यूशन इधर उधर फेंकने से अच्छा है उसको कंपनी तक पहुंचा दो, ठीक। तीसरा जो सॉरी 6 नंबर जो होता है वो होता है रीयूज। ये कन्वेंशनल टेक्निक होता है जिसमें किसी भी आइटम को बार बार नए तरीका से यूज किया जाता है। जैसे कि एक न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ने के बाद उसका इन्वेलप बना लो, उसका रीयूज हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज टेक्निक्स हैं वेस्ट डिस्पोजल के, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर और ये लेक्चर पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट होता है, कोई टॉपिक हम लोगों ने मिस नहीं किया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो जरूर लाइक करिएगा। यहाँ तक आप लोग पहुंचे हैं तो जरूर समझ में आया है, तभी आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ठीक है। आप लोग हम लोग के चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट से मिल जाए। तो चलिए बाय, अब हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में। नया लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें इस चैप्टर का जो भी एनसीईआरटी का इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप लोग का ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाय, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।